बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 16 जो कि सिडनी थंडर और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच में सिडनी के सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम पर खेला जाएगा 30 दिसंबर को दोपहर को भारत के समय के हिसाब से तो 1:45 पर। लेकिन सिडनी के इस मैदान पर वहां पर लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 पर जब यह मैच स्टार्ट होगा। तो वेन्यू की बात अगर हम करें तो निश्चित तौर पर सबसे पहले वेदर फोरकास्ट की तरफ अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर पूरे दिन के दौरान तो धूप यहां पर निकली रहेगी और शाम को 7:15 पर जब यह मैच स्टार्ट होगा तो उसी के टाइम के आसपास अगर हम बात करें तो वेदर फोरकास्ट हमको बताता है कि हल्के फुल्के आसमान पर काले बादल आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में और खास करके ऐसे मैदान पर जहां पर पावर प्ले के पहले 4 ओवर में तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी पेस और बाउंस के साथ ठीक ठाक स्विंग भी मिलती है, जो कि हमने पहले वाले मैच में देखा भी। इसी सीजन का जो पहला मैच इस ग्राउंड पर खेला गया था 20 दिसंबर 2025 को रात का ही मैच था, जैसा आज का है शाम को 7:15 बजे से। तो पहली इनिंग में सिडनी थंडर ने 198 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। इन लोगों ने अच्छा यही किया था कि पहले 4 ओवर में काफी संभल के बैटिंग करी थी, 29 रन का स्कोर खाली खड़ा किया लेकिन विकेट गंवाया नहीं, जो कि सेकंड इनिंग में सिडनी थंडर के सामने जो टीम थी उसने ऐसा किया नहीं और उसने 22 के स्कोर पर 3 विकेटें गंवा दी और 198 के जवाब में केवल 151 के स्कोर पर वो टीम ऑल आउट हो गई। जहां पर ये एक इफेक्ट देखने को मिलता है हमेशा से इस ग्राउंड के ऊपर, खास करके कि चूंकि पूरे दिन धूप पड़ी होगी तो पिच काफी हद तक मॉइस्चरलेस होती है, ज्यादा मॉइस्चर पिच के ऊपर होता नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा रात के दौरान जब फ्लड लाइट्स वहां पर जल जाएंगी सेकंड इनिंग के पावर प्ले के दौरान, उसमें जब नई गेंद भी आ जाएगी तो जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है रात के दौरान उससे एयर का मॉइस्चर कंटेंट जो बढ़ता है उससे पिच के ऊपर भी थोड़ी बहुत मॉइस्चर जाती है। तो सेकंड इनिंग के दौरान बैटिंग करना कंपैरेटिवली उतना आसान होता नहीं जितना कि पहली इनिंग में होता है, यानी कि तेज गेंदबाजों को सेकंड इनिंग में थोड़ी सी ज्यादा हेल्प होती है। तो इसी वजह से देखें तो पिछले 6 मैचों का जो स्कोर कार्ड आपके सामने है इसमें 4 बार बैटिंग पहले करने वाली टीमें जीती हैं, जिसमें स्पिन को 25 और पेस को जो 47 विकेटें मिली हैं। अब यहीं पर ध्यान से देखिएगा, पेस को 47 में से 29 विकेटें सेकंड इनिंग में मिली हैं और यही एक चीज काफी हद तक क्लियर कर देता है कि जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी एक ऐसी पिच पर जहां पर 150, 150, 160, 170 के आसपास का स्कोर बनता है जो कि डिफेंडेबल भी होता है, वो पहले बैटिंग करना टीमें पसंद करेंगी। तो ये तो हमने पिछले कुछ हुए मैचेस के बेसिस पर और यहाँ के वेदर के नेचर के हिसाब से, पिच के नेचर के हिसाब से चीजें हमने समझने की कोशिश करी जो हमने पहले देख रखी है इस पिच के ऊपर। लेकिन जो भी हमारी फाइनल टीम आज के इस मैच की बनेगी वो करंट सिचुएशन पर बनेगी। वहां पर हम टॉस के बाद देखेंगे कि एक्चुअल में वेदर है कैसा, पिच कौन सी है, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारी फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे। फिलहाल आपके सामने प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखिए जो सिडनी थंडर का है, जहां पर मैथ्यू जिल्स और सैम कॉन्स्टेंस ओपन करते हैं। उसके बाद वार्नर, बैंक्रॉफ्ट, सैम बिलिंग्स, शादाब खान है, डेनियल सैम्स जैसे 2 ऑलराउंडर्स और उसके बाद ये इनके 4 मेन बॉलर, जहां पर रेयान हेडली पिछले मैच में खेले थे, ये रीस टोपली के साथ आपको पावर प्ले के पहले जो 4 ओवर होते हैं उसमें बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, जहां पर जरूरत पड़ने पर एक आध ओवर डेनियल सैम्स भी कर देते हैं और डेनियल सैम्स बाद में आकर के डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। और उसके अलावा इनके जो स्पिनर्स हैं शादाब खान, क्रिस ग्रीन और तनवीर संघा, ये तीनों मिल करके पूरे 12 तो नहीं लेकिन निश्चित तौर पर आसपास 10, 8 ओवर, 9 ओवर, 10 ओवर के आसपास ये तीनों स्पिनर्स मिलकर के बॉलिंग करते हैं, जिसमें शादाब खान आपको पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे, रीस टोपली आपको 2 से 3 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे, डेनियल सैम्स आपको पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे, तनवीर संघा, क्रिस ग्रीन मिलाकर के 6-7 ओवर करेंगे। तो इस तरीके से बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका काम करता है। बाकी बेंच के प्लेयर्स आप देख सकते हैं और उसके अलावा जो पूरा का पूरा स्क्वाड है उसका करियर के आंकड़े T20 फॉर्मेट में कैसे रहे हैं, क्या इन्होंने किया है, क्या एक्सपीरियंस गेन किया है इस बिग बैश के शुरू होने के पहले, वो सारा डेटा आपके सामने है कि इस बिग बैश के पहले सैम कॉन्स्टेंस ने केवल 5 T20 मैच खेले थे, 122 रन बनाए थे 24 के एवरेज से, जिसका बैटिंग एवरेज आप इनिंग के बेसिस पर देख सकते हैं। और उसी तरह से हर एक प्लेयर का और इवन बॉलर का भी, जैसे डेनियल सैम्स की बात करें तो 206 मैच में 255 विकेट इन्होंने ले रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। और हर एक बॉलर का या बैटर का करियर के आंकड़े, जैसे फॉर एग्जांपल तनवीर संघा की बात करें तो 58 मैच में 77 विकेट इन्होंने इस बिग बैश के शुरू होने के पहले ले रखी थी, जिसमें हर पहली इनिंग में जितनी विकेट इन्होंने ली है एज ए बॉलर, जब भी पहली इनिंग में बॉलिंग करी है तो हर 21वीं गेंद पर इनको विकेट मिली है। लेकिन वहीं पर जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो केवल 12 गेंदें लगती है इनको एक विकेट निकालने में, जो कि बताता है हमको ये डेटा कि सेकंड इनिंग के ज्यादा बेहतर बॉलर हैं। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म देखें, और ये चीज आपको मैं बता दूं कि इस टीम ने टोटल 4 मुकाबले खेल रखे हैं सिडनी थंडर ने इस पूरे सीजन के दौरान, और उसमें से जीता केवल 1 है। पिछला मैच भी ये टीम हार करके यहाँ पर आई है। और अभी तक के 4 मैचेस में जो रिसेंट फॉर्म रहा है उसमें सैम कॉन्स्टेंस ने अभी तक के 4 मैच केवल 1 63 रन की अच्छी पारी खेली है, हालांकि 1 28 की भी पारी खेली, और इनके परफॉर्मेंसेस में आपको कंसिस्टेंसी कभी देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आते हैं मैथ्यू जिल्स, जो कि ठीक ठाक फॉर्म में कम से कम दिखाई पड़े हैं, लगभग हर मैच में अच्छा स्टार्ट लिया है, बड़ी पारी में केवल 1 मैच में कन्वर्ट कर पाए हैं और उसी मैच में इनकी टीम जीती भी थी। और उसके बाद आते हैं
डेविड वार्नर अभी तक के खेले गए तीनों मैच में पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े हैं, जबकि कैमरन बैनक्रॉफ्ट इन्होंने पहले मैच में हाफ सेंचुरी केवल लगाई। इसके बाद सैम बिलिंग्स की बात करें तो ये कंपैरेटिवली जैसे मैथ्यू जिल्क्स हैं उनके तरह ही सैम बिलिंग्स भी थोड़े से बेहतर फॉर्म में इस पूरी बैटिंग लाइनअप में ज्यादा बेहतर दिखाई पड़े हैं। हालांकि बड़े स्कोर ये भी बना नहीं पाए हैं, केवल एक हाफ सेंचुरी है 4 मैचेस में, बाकी 3 मैचेस में अच्छा स्टार्ट इन्होंने किया है। उसके बाद आते हैं शादाब खान और डेनियल सैम जैसे दो ऑलराउंडर जो कि पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करेंगे, बल्ले से भी जितना मौका मिलेगा रन बना करके देंगे, जो कि शादाब खान ने काफी हद तक किया भी है 25, 41 और 34 रन के 3 पारियां खेल करके। और जो इन दोनों प्लेयर्स की यूटिलिटी है इनको बेस्ट बनाती है इस टीम की तरफ से पर्टिकुलरली, जो कि हमारे टीम में 100% होने चाहिए। और जैसी यहाँ पर पिच है या जैसा वेदर रहने वाला है, चूंकि सेकंड मैच होगा इस मैदान पर, तो उसी तरीके के प्लेयर यहाँ पर क्रिस ग्रीन को भी मैं मानूंगा जो कि राइट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिन बॉलर हैं। और चूंकि इनका बैटिंग ऑर्डर उतना वल्नरेबल है कि विकेटें यहाँ पर गिरेंगी ही गिरेंगी अगर टॉप ऑर्डर के बैटर्स नहीं चले, तो उस कंडीशन में इनके भी चांसेस काफी अच्छे हैं बल्लेबाजी करने के। बाकी 12 रन 1 विकेट, 1 रन कोई विकेट नहीं, 13 रन कोई विकेट नहीं, 4 रन 1 विकेट, यानी कि परफॉर्मेंस जो अभी तक रही है वो बिलो द एवरेज ही है। हालांकि यूटिलिटी वाइज देखें तो बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से बन जाते हैं। इसके बाद आते हैं तनवीर संघा, 4 मैच में केवल 1 विकेट है। इनके साथ दिक्कत वही है कि इनको पूरी प्रॉपर 4 ओवर की बॉलिंग अभी तक मिली नहीं है। रेयान हेटली पिछला मैच खेला लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। रीस टोपली ने अभी तक के 4 मैच में केवल 1 अच्छा मैच खेला है, जबकि ओली डेविस को एक बार मौका मिला, नहीं चले थे। नेथन मैकएंड्रू को शुरुआती 3 मैच में मौका मिला, 3 विकेट ये लेकर के गए थे। तो चांसेस हैं कि रेयान हेटली की जहां पर ये वापस आज के इस मैच में आए, ना भी आए तो इनके पास और भी जो ऑप्शन है उनका भी आप रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अभी तक के एनालिसिस के बेसिस पर ये 3 तो बेस्ट ऑप्शन है। बॉलिंग में निश्चित तौर पर कोई भरोसेमंद नाम तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग सिडनी थंडर की है तो आप निश्चित तौर पर तनवीर संघा को 100% टीम में रखिएगा। और बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखें तो जिस तरीके का फॉर्म अभी तक दिखाई पड़ा है उसमें या तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट या तो सैम बिलिंग्स में से कोई एक आप ट्राई कर सकते हैं। और ऊपर टॉप ऑर्डर में से अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर सैम कॉन्स्टेंट, मैथ्यू जिल्स में से कोई एक, वरना सेफ जाना चाहते हैं तो डेविड वार्नर के साथ जा सकते हैं। कुछ इस तरीके का प्लेयर सिलेक्शन आपका रहेगा जिसमें जो प्लेयर रिस्की हैं उनको आप रोटेट कर सकते हैं, जहां पर आप मल्टीपल टीमों वाला कॉन्टेस्ट कोई ज्वाइन कर रहे हो। तो इसके बाद हेड टू हेड के स्टैट से भी थोड़ी चीजें क्लियर करने की कोशिश करें कि जो रिस्की प्लेयर हमको दिखाई पड़ रहे थे, जो आपको ने या कहा कि इन दोनों में से कोई एक पिक करिए, तो हेड टू हेड के बेसिस पर उसमें से कौन सा सेफ ऑप्शन दिखाई पड़ता है। तो जब खेले हैं कभी भी सैम कॉन्स्टेंट, सामने वाली जो आज की टीम है पर्थ स्कॉर्चर्स, उसकी बॉलिंग के खिलाफ तो एक मैच खेल करके 53 रन बनाए हैं। हालांकि डेविड वार्नर के 3 मैच केवल 76 रन है, कैमरन बैनक्रॉफ्ट के भी एक मैच केवल 12 रन है, मैथ्यू जिल्स का भी बैटिंग एवरेज केवल 21 का है। हालांकि ओली डेविस थोड़ा सा बेहतर खेले हैं, उसमें सैम बिलिंग्स के आंकड़े ज्यादा बेहतर हैं। तो हेड टू हेड के हिसाब से तो सैम बिलिंग्स और सैम कॉन्स्टेंट 2 बेहतर बैटिंग ऑप्शन दिखाई पड़ता है, जहां पर शादाब खान, क्रिस ग्रीन और डेनियल सैम्स को लेकर के आपको मैंने 100% कहा था कि टीम में लेकर जाइए। हालांकि डेनियल सैम्स के आंकड़े बहुत ही पुअर हैं, जबकि वहीं पर क्रिस ग्रीन के आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं। शादाब खान इस टीम के खिलाफ खेले नहीं, लेकिन वहीं पर नेथन मैकएंड्रू के भी आंकड़े देखें तो जबरदस्त है, 9 मैच में 14 विकेटों के साथ। तो निश्चित तौर पर अगर आज के इस मैच में खेलते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होंगे। और इनको आप निश्चित तौर पर डेनियल सैम्स की जगह पर तो नहीं, क्रिस ग्रीन की जगह पर जरूर लेकर के जा सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो अगर आज के इस मैच में खेलेंगे तो तेज गेंदबाजी आक्रमण में से एक शानदार और सेफ ऑप्शन होंगे। बाकी तनवीर संघा 5 मैच में केवल 2 विकेट है, रीस टोपली खेले नहीं है, नीचे टॉम एंड्रूज को 2 मैच में 2 विकेट है। तो हेड टू हेड के हिसाब से कुछ क्लैरिटी तो निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आई होगी। बाकी एक और जो सबसे मेन डेटा होता है वेन्यू का, कि इस सिडनी 100 ग्राउंड के मैदान पर सैम कॉन्स्टेंट ने 2 मुकाबले खेल करके 55 बनाए हैं। डेविड वार्नर भी यहाँ पर ठीक ठाक खेले हैं, 6 मैच में 151 रन 37 के एवरेज है। इवन कैमरन बैनक्रॉफ्ट के भी आंकड़े यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। और इस टीम का देखिए होम ग्राउंड है ये, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा उसका असर तो होगा। बाकी यहाँ पर जिल्क्स उतना खास कर नहीं पाए, ओली डेविस भी नहीं चले, सैम बिलिंग्स भी यहाँ पर नहीं चले। और बाकी क्रिस ग्रीन के देखा तो 28 मैच में 24 विकेटें हैं। इसके बाद डेनियल सैम्स के 21 मैच में 29 विकेटें हैं, नेथन मैकएंड्रू के 14 मैच में 16 विकेटें हैं, वहीं पर वेस हेगर के 5 मैच में 11 विकेटें, रीस टोपली के 1 मैच में 3 विकेटें। तो प्रॉपर वेन्यू का डेटा अगर आप देखेंगे ना तो पूरी तरह से यहाँ पर डोमिनेट करते हैं तेज गेंदबाज। तो एक फाइनल आपको मैं जो बात कहूँ, मेरे हिसाब से जो फिलहाल आप फाइनली प्लेयर ले सकते हैं, सैम कॉन्स्टेंट को बिल्कुल लेके जा सकते हैं, लेकिन ये रिस्की रहेंगे, ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसी पे डेविड वार्नर के साथ इनके साथ जाना चाहेंगे तो ये ज्यादा सेफर ऑप्शन इस मैदान पर मेरे हिसाब से रहेंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि 2 में से चाहे जिसको लेकर के जाइए। सैम बिलिंग्स को तो मैं अभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, हालांकि हेड टू हेड में आपने देखा था आंकड़े इनके बहुत अच्छे थे, लेकिन ये बैटिंग बहुत नीचे
नीचे करते हैं, सिलेक्शन परसेंटेज उतना है होगा नहीं, तो स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव उतना रिस्क नहीं रहेगा अगर आप इनको ना भी लेके जाएं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैमरून बैनक्रॉफ्ट के साथ जाइए, डेविड वार्नर के साथ जाइए, शादाब खान के साथ, डैनियल सैम्स के साथ जाइए। ये 4 प्लेयर को तो पक्के कर लीजिए, लेकिन साथ ही साथ अगर आप नेथन मैकेंड्रो को खेलता देख रहे हैं तो इनके साथ 100% जाइएगा, और अगर ये नहीं खेल रहे हैं तो क्रिस ग्रीन आपके पास एक शानदार ऑप्शन है ऑलरेडी। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग तो आपको मैं बता चुका हूं कि तनवीर संघा को लेकर के जाना है। बाकी अगर वैसे अगर खेलते तो ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे एक तेज गेंदबाजी ऑप्शन के तौर पर, जैसा कि आपको ने कहा कि इस मैदान पर तेज गेंदबाजों के लिए हमेशा हेल्प होती है, स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में। बाकी बैटर्स किस तरीके की बॉलर्स पर ज्यादातर विकेटें देते रहे उसको आप वीकनेसेस में देखें प्लेयर बैटल के डेटा में, तो सैम कॉन्स्टेंस का कोई डेटा सामने वाली टीम की बॉलिंग के खिलाफ है नहीं, लेकिन डेविड वार्नर, मैथ्यू केली पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी कैमरून बैनक्रॉफ्ट का भी कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं। वहीं पर मैथ्यू जेल्स की बात करें तो एस्टानेगर की 4 गेंद पर 2 रन बना करके एक बार, इवन कूपर कॉनोली पर भी एक बार सस्ते में आउट हुए हैं, मैथ्यू केली पर एक बार ठीक ठाक रन बना करके, जो कि दिखाता है कि जो ये कूपर कॉनोली और एस्टानेगर पर सस्ते में आउट होते हैं ये इनकी कमजोरी को एक तरह से शो करता है कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर इनके खिलाफ हमेशा यूजफुल होता है। और उसी तरह से ओली डेविस भी मैथ्यू केली और एस्टानेगर पर विकेटें देते रहे हैं, सैम बिलिंग्स भी एस्टानेगर और कूपर कॉनोली पर वीक पड़े हैं, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इस टीम के खिलाफ काफी यूजफुल रहेगी। ये एक हमारा अपना कंक्लूजन निकलता है जब हम पूरा प्लेयर बैटल का डेटा देखते हैं, जिसमें मैथ्यू केली का नाम भी बार बार आ रहा था, हालांकि वो फिलहाल अभी तक खेलते दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर पर्थ स्कॉर्चर्स का देखें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कूपर कॉनोली भी है, यहाँ पर एस्टन एगार भी है, तो एस्टन एगार एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आज के इस मैच में। हालांकि कूपर कॉनोली ने पिछले मैच में जबरदस्त बॉलिंग करी थी। बाकी मिचेल मार्श और फिन एलन ओपन कर रहे हैं, एरन हार्डी नंबर 3 पर, बाकी टर्नर है, लॉरी इवांस है। और इस टीम की तरफ से एक अपडेट भी है कि आज के इस मैच में बाकी इनका बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है उसको आप चेक करिए, जिसमें आपको मैं अभी आगे बताऊंगा कि कौन कितनी बॉलिंग करेगा। जोश इंग्लिश फिलहाल एसएस के स्क्वाड से रिलीज कर दिए गए हैं और लगभग तय है 100% कि ना सिर्फ जोश इंग्लिश बल्कि झाय रिचर्डसन भी आज का मैच आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि ये प्लेइंग ग्राउंड में खेलेंगे कि नहीं, लेकिन अपनी टीम से आकर के जुड़ चुके हैं। बाकी बॉलिंग जो पिछले मैच में हुई जहां पर कूपर कॉनोली ने पहला 8वां 14वां ओवर किया, तीनों में एक एक विकेट लेकर के गए। बाकी जो पेरिस ये भी अगर आप देखें तो दूसरा, चौथा, 11वां और 20वां ओवर किया। ब्रॉडी कॉच भी पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़े, मैली बियर्डमैन भी पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़े। एगार को केवल 2 ओवर मिला, यही एक दिक्कत रहेगी एस्टनेगर को अपनी टीम में लेते टाइम, लेकिन एरन हार्डी ने पूरे 2 से 3 ओवर की बॉलिंग लगभग करनी ही करनी है। इसके अलावा आप यहाँ पर करियर के आंकड़े जरूर देख लीजिएगा, रिसेंट फॉर्म के आंकड़े आप देखने आएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये टीम 3 मुकाबले खेल चुकी है लेकिन जीती एक ही है, और ये टीम भी अपना पिछला मैच हार करके यहाँ पर आई है, जिसमें फिन एलन ने 2 बहुत अच्छी इनिंग्स पिछली 2 मैचेस में बैक टू बैक खेले, जबकि मिचेल मार्श वो बिल्कुल नहीं चले। कूपर कॉनोली एज अ ऑलराउंडर एक कंप्लीट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं इस टीम की तरफ से। ना सिर्फ ये बल्कि एरन हार्डी भी भले ही 2 से 3 ओवर कर रहे हैं, हालांकि परफॉर्मेंस उतनी बड़ी आई नहीं है अभी तक, लेकिन ये 2 100% बिना किसी दिक्कत के आंख मूंद करके टीम में लिए जा सकने वाले ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं एस्टन टर्नर और लॉरी इवांस। इन दोनों को तो तभी लेना है एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर अगर आप ये दोनों ऊपर के टॉप ऑर्डर बैटर्स को अपनी टीम में नहीं ले रहे हैं, उसी कंडीशन में आप इनको लेकर के जाएंगे। और जहां तक मेरा अपना है उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये 2 बेस्ट ऑप्शन के पास टॉप ऑर्डर के ऑलरेडी हैं, तो उन्हीं को आप लेकर के जाएंगे भी। ज्यादा आपको ऊपर नीचे करने का रिस्क लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो दोनों में से किसी भी एक को ड्रॉप करके कोई भी एक लोअर ऑर्डर बैटर स्पेसिफिकली एस्टन टर्नर को लेकर जा सकते हैं, या एस्टन एगार के साथ भी आप वही कर सकते हैं। ये भी एक ट्रम्प रहेंगे। प्लेयर बैटल में ऑलरेडी आपने पीछे देखा था कि एक बहुत अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। निक हॉब्सन बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, ब्रॉडी कॉच के 3 मैच में 2 विकेटें हैं, जोएल पेरिस के 3 मैच में 3 विकेटें हैं। वहीं पर माली बियर्डमैन को 2 बार मौका मिला, 1 विकेट लिया। झाय रिचर्डसन 1 मैच खेले थे, 1 विकेट लिया था, लेकिन जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि झाय रिचर्डसन आज के इस मैच में खेलने वाले हैं, ये काफी हद तक क्लियर है। तो निश्चित तौर पर अगर ये खेलते हो तो आपकी टीम में 100% होंगे, वरना ब्रॉडी कॉच तो आपके पास एक ऑप्शन है ही जिनको आप टीम में लेकर जाएंगे ऊपर के चारों प्लेयर्स के साथ। ब्रॉडी कॉच के अलावा या तो जोएल पेरिस और या तो जो भी खेले, या जोएल पेरिस खेलते तो जोएल पेरिस, और अगर झाय रिचर्डसन प्लेइंग 11 के अंदर है तो जोएल पेरिस के ऊपर झाय रिचर्डसन, ये प्लेयर आपको पिक करना है 100%। और निश्चित तौर पर झाय रिचर्डसन खेलेंगे तो माली बियर्डमैन की जगह पर खेलेंगे, तो ये सिलेक्शन आपको अपने हिसाब से करना है। बाकी जो जोश इंग्लिश हैं उनका आपको बैटिंग ऑर्डर कम से कम देखना पड़ेगा कि कहां पर बैटिंग करेंगे, उस हिसाब से चीजें हम तय करेंगे। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी अगर आप देखें तो कूपर कॉनोली के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, मिचेल मार्श जबरदस्त खेले 64 के एवरेज के साथ, फिन एलन के आंकड़े भी ठीक ठाक है जब ये खेलते हैं सिडनी थंडर के खिलाफ। हालांकि एस्टन टर्नर के 19 का एवरेज है, लॉरी इवांस का 18 का एवरेज है, तो यहां से क्लियर होगा कि हम
टॉप ऑर्डर बैटर्स के साथ ही जाएंगे। बाकी एस्टन एगर के 9 मैच में 8 विकेटें हैं, केली के 9 मैच में 9 विकेटें हैं और बाकी नीचे निक हॉब्सन का डेटा देख सकते हैं। और इस वेन्यू पर देखेंगे तो जैसा आपने पीछे देखा था ना सिडनी थंडर के टीम के प्लेयर्स का कि पेसर्स वहां पर डोमिनेट करते हैं, वो चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। एस्टन एगर के भी इस मैदान पर 6 मैच में 7 विकेटें हैं, लेकिन ब्रॉडी काउच की 1 मैच में 2 विकेट है, केली के 3 मैच में 3 विकेटें हैं। बाकी बॉलिंग में कूपर कॉनली भी इस मैदान पर 1 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं। और इसके साथ साथ प्लेयर बैटल का डेटा देखें तो फिन एलन जो क्रिस ग्रीन, डैनियल सैम्स और रीस टोपली पर विकेटें सस्ते में देते रहे हैं, कितनी गेंद पर कितने रन बना करके उसका डेटा आपके सामने है। बाकी मिचेल मार्श, शादाब खान और वेस एगर पर सस्ते में आउट हुए। स्पेसिफिकली लेग स्पिन बॉलिंग की एक कमजोरी है। एरन हार्डी भी तनवीर संघा पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी लॉरी इवांस और एस्टन टर्नर। तो जो भी प्लेयर बैटल का डेटा या ओवरऑल जो पूरी की पूरी डेटा एनालिसिस आपने इस वीडियो के अंदर हर एक प्लेयर के रिगार्डिंग देखी और ये जो समझा कि पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ लेग स्पिन बॉलिंग और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग जो होगी वो सिडनी थंडर के खिलाफ, ये 2 तरीके की स्पिन बॉलिंग है जो काम आ सकती है। ओवरऑल पेसर्स का यहाँ पर काम रहेगा और पिच किस तरह से व्यवहार करती है वो तो आपको ने क्लियर करा। तो पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो एक बात तो कम से कम क्लियर हो रही है कि पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम ज़्यादा वेल मेंटेन्ड और बैलेंस टीम दिखाई पड़ रही है और फेवरेट भी रहेगी आज की इस मैच की। तो उसकी बेसिस पर जो भी मेरी फाइनल टीम बनेगी उसमें एक और फैक्टर इन्वॉल्व होगा कि पिच कैसी है, वेदर कैसा है, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बताऊंगा अपनी फाइनल टीम के साथ। तो जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा इसी वीडियो के। बाकी वीडियोस को अंत तक पूरा देख लीजिए, क्लैरिटी आपको वैसे भी मिल जानी है कि टीम बनेगी कैसी। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।